नमस्कार। तो हमने लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ देख लिया था विच इज लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा लॉ वो देखा, उसमें हमने डिराइव किया था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। और फिर हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे उसके ऊपर बेस्ड। नाउ वी आर कमिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ क्या बोलता है? This states that to every action there is an equal and opposite reaction. तो ये जनरल लाइफ में भी आपने देखा है, जैसा दोगे वैसा पाओगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई सा भी फोर्स लगेगा तो उसके इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगी। और ये हम बहुत बार देख चुके हैं, हमारी बहुत सारी लाइफ की एक्टिविटी है ये उसी के ऊपर बेस्ड है। जैसे आप अगर स्विमिंग करते हो तो स्विमिंग करने में हाथ यूं लिया और पानी को पीछे धक्का दिया। जब पानी को पीछे धक्का दोगे तब आप आगे आओगे। एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपने दिवाली दशहरे के अंदर रॉकेट चलाया होगा और रॉकेट चलाने में रॉकेट में से नीचे जो है जैसे ही आग निकलती है, मतलब गैसेस निकली, तो वो तेजी से नीचे निकलेंगी और वो रॉकेट ऊपर जाएगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी जनरल लाइफ के अंदर भी। अगर हम बंदूक चलाते हैं तो अगर उसको ये एक्चुअली देखा जाए तो इस जगह पे रख के और फिर बंदूक चलाई जाती है दो हड्डियों के बीच में जहाँ पे मांस है, तो यहाँ पे रख के और बंदूक चलाई जाती है, क्योंकि गोली जब बाहर निकलेगी तो जब वो बाहर निकलेगी तो उसकी इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगी, उसके कारण धक्का लगता है यहाँ पे। अगर इसको हमने ऊपर रख लिया हड्डी के ऊपर तो हो सकता है हड्डी डैमेज हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें, इवन हम जो मिसाइल्स वगैरह इनको सबको भेजते हैं, ये सब पूरी की पूरी न्यूटन्स लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर काम करती है। तो इसके एग्जाम्पल जैसे वॉकिंग, हम चल क्यों पाते हैं? क्योंकि जब हम पैर आगे बढ़ाते हैं तो पैर जैसे ही आगे बढ़ाया तो पैर जो है पीछे की साइड धक्का देता, तब हम आगे चल पाते हैं। अगर तेल डाल दिया जाए फर्श में तब क्या होगा? ये फोर्स उतना लग ही नहीं पाएगा और हम आगे चल ही नहीं पाएंगे, बल्कि हम फिसल के गिर जाएंगे, है ना। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है जिसके कारण हम आगे चल पाते हैं। फिर हमने स्विमिंग देखा। स्विमिंग होता पूरा एक्शन और रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है। रिकॉइल ऑफ गन, वही कि अगर गन चलाते हैं तो वो पीछे की साइड धक्का देती है। और जहाँ पे बड़ी बड़ी बोफोर्स तोप और ये सब होती है, उसमें आप देखना वो जब भी टीवी में कभी देखोगे तो वो जैसे ही बम आगे निकलता है पीछे उसका शॉकअप इतना ज़बरदस्त करते हैं, क्योंकि वो पूरी के पूरी पीछे आके और उसका रिएक्शन उसी तरह से उतना ही ज़्यादा होता है। देन मैन एंड ए बोट, आप ये भी देखेंगे कभी कि जो मल्लाह लोग रहते हैं जो नाव चलाते हैं, तो नाव जब उसमें किनारे पे आती है तो उसको हमेशा पहले किनारे पे बांध देते हैं। और अच्छा, उसमें से जब यात्री जो है निकलते हैं ना, तो वो जब बोट के ऊपर पैर रख के और उधर किनारे पे कूदते हैं तो एकदम बोट पीछे जाती है, तो एक्शन जो है आगे जाएगा तो रिएक्शन पीछे की साइड होगा। तो नाव से उतरते समय इसीलिए हमको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। द फ्लाइंग ऑफ रॉकेट्स एंड जेट प्लेन वगैरह ये सब चलते ही ऐसे ही है। जेट प्लेन में पीछे की साइड पूरा गैसेस निकलती है, तब जेट जो है तेज़ी से बाहर जाता है ना। इवन हवाई जहाज में भी वही है। हवाई जहाज में जो है वो पीछे की साइड हवा फेंकता है और प्लेन आगे जाता है ना।
तो these are the reasons and these are applications of third law of motion. This is very important topic of this chapter, conservation of momentum. Law of conservation of momentum आपने देखा होगा, अपन कैरम खेलते हैं हम, या फिर आपने कंचे खेले होंगे, अंटी भी बोलते हैं कुछ लोग, कुछ कंचे बोलते हैं। अगर उसमें कांच की बॉल्स जैसी रहती है ना, गोल गोल स्फीयर्स जैसे रहते हैं। अगर दो कंचे एक जैसे हों, मतलब सेम रेडियस के और सेम कांच के बने हुए होंगे, अगर एक कंचा इसको आके दूसरे को स्ट्राइक करेगा तो ये यहाँ पे रुक जाता है और ये वाला यहाँ पे बाहर आगे निकल लेता है। और अगर दोनों चल रहे हों, ये धीरे स्पीड से चल रहा है और ये पीछे से तेजी से स्पीड से आके इसको टकरा है, तो देखना दोनों की वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। मतलब जो इनका, क्योंकि इनके अंदर मास है, इनके अंदर वेलोसिटी है, तो मास इंटू वेलोसिटी मतलब इनके अंदर मोमेंटम है। दो अगर चीज़ें हैं तो दोनों के मोमेंटम हैं। तो जब ये एक दूसरे से टकराएंगे, उसके पहले मास इंटू वेलोसिटी इनका सम, वो आफ्टर कोलिजन मास इंटू वेलोसिटी इसके सम के बराबर होगा। मीन्स टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड। सो दिस law of conservation of linear momentum says when two or more bodies interact with each other, the vector sum of their linear momentum is conserved. That is kept as it is, means their sum will be constant, है ना। तो ये law of conservation of momentum है। तो अब इसको अगर हम देखें, suppose two balls A and B, two objects means two balls A and B are traveling in the same direction along a straight line, और अगर mass of ball A, इसको हम डिनोट करें ma से, mass of ball B इसको डिनोट करें mb से। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल ए, अगर ये इनिशियल वेलोसिटी इसको लें ua से, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल बी अगर ये ub है और ua इज ग्रेटर देन ub, इफ दिस इज ड्यूरिंग कोलिशन, ड्यूरेशन ऑफ कोलिशन, सपोज ये t सेकेंड्स के लिए एक दूसरे से टकराए, ठीक है। फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, अब देखिए यहां पे भी न्यूटन्स थर्ड लॉ तो लगेगा। जब दोनों एक दूसरे से टकराएंगे तो ए भी बी पे कुछ फोर्स लगाएगा और बी भी ए पे कुछ फोर्स लगाएगा। तो सपोज दिस इज एफ ए बी एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, ये एफ बी ए है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर कोलिजन, तो जैसे ही ये दोनों टकराएंगे तो इनकी वेलोसिटीज चेंज होगी। जब चेंज हुई तो सपोज ये va है और इधर फाइनल वेलोसिटी ऑफ b आफ्टर कोलिजन अगर ये vb है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल ए ये फोर्स के बराबर होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दिस इज इक्वल टू, ये क्या होगा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी इंटू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। तो उस मास को अगर हम कॉमन ले लें तो ये ma इंटू ये va माइनस ua आ जाएगा, और रेट ऑफ चेंज भी ले रहे हैं। रेट ऑफ चेंज मतलब अपॉन में टाइम भी आएगा। तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल ए
ये एफ ए बी है जो ए बी के ऊपर फोर्स लगा रही है। इन द सेम वे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी दैट इज एफ बी ए, तो उसके अंदर क्या होगा, यहां पे बी 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 आ जाएगा, मतलब मास ऑफ बी देन फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी, और रेट है तो यहां पे अपॉन में टी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज ये कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन एफ ए बी विल बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, एफ ए बी विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ बी ए। तो उस केस के अंदर ये इसके माइनस टाइम्स इक्वल हो जाएगा। अगर ये माइनस टाइम्स इक्वल हुआ तो देखिए आई एम राइटिंग हियर एम ए, या इसको अगर हम लिख लें एम ए इंटू वी ए माइनस एम ए इंटू यू ए एंड अपॉन टी विल बी इक्वल टू, ये माइनस साइन है यहां पे, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस साइन लगा दिया यहां पे, एंड दिस विल बी एम बी इंटू वी बी माइनस एम बी इंटू यू बी एंड दिस होल अपॉन टी। ठीक है, सो हियर दिस टी एंड दिस टी विल कैंसल। ठीक है, सो नाउ सी एम ए इंटू यू ए, ये नेगेटिव साइन है, ये जब इसको खोलेंगे तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो गया एम बी यू बी, और इसको एम ए यू ए को उधर शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे इसको इधर शिफ्ट कर दिया, मतलब एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इज इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, मीन्स वी विल गेट एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। लेकिन ये क्या है, देखिए ये है मोमेंटम ऑफ बॉल ए बिफोर कॉलिजन, ये है मोमेंटम ऑफ बॉल बी बिफोर कॉलिजन। तो बिफोर कॉलिजन टोटल मोमेंटम ये है, और एम ए इंटू वी ए ये फाइनल मोमेंटम है ए बॉल का, ये फाइनल मोमेंटम है बी बॉल का, मतलब जो टोटल मोमेंटम था ए और बी बॉल का बिफोर कॉलिजन, वही का वही सम आफ्टर कॉलिजन भी रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब इसके ऊपर बहुत तरह के क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं, है ना। इवन जैसे मानो हमने पिस्तौल से फायर किया या बंदूक से फायर किया और एक लकड़ी के गुटके को जो है उसको मारा, तो यहाँ पे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मतलब यहाँ से हम वो लकड़ी का गुटका कितनी स्पीड से जाएगा ये हम निकाल सकते हैं, है ना। तो we will solve some of the questions based on it. A bullet of mass 20 gram is horizontally fired with a velocity of 150 meters per second from a pistol of mass 2 kg. What is the recoil velocity of the pistol? अब यहाँ पे पिस्तौल चलाए, देखिए फिल्मों में देखने में बड़ा आसान लगता है, यूँ 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 सब गोलियां चला दी, लेकिन एक्चुअली जब आप अगर पिस्तौल चलाओ
एनसीसी कैडेट्स वगैरह को इनको मालूम है कि जब पिस्तौल चलाते हैं तो उसमें इतना जोर का झटका लगता है कि वो एकदम से यूं ऊपर हो जाती है। मतलब आसान नहीं है, वो एकदम से अपने टारगेट पे जाए के लगेगी ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि वो एकदम से झटका मारती है और ऊपर चली जाती है। तो ये सैनिकों को आप देखते हैं युद्ध में लड़ते हुए, इतना आसान नहीं होता है जितना फिल्मों में दिखाया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रिकॉइल क्या है, रिकॉइल वेलोसिटी क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, अच्छा एक चीज़ और, न्यूमेरिकल्स जब भी करेंगे उसमें आप ये ध्यान रखना यूनिट सेम होनी चाहिए, है ना, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ बुलेट ऑफ मास, अगर मास ऑफ बुलेट को हम m1 से डिनोट करें तो m1 इज इक्वल टू 20 ग्राम। अब जैसा कि यहाँ पे 2 kg है तो हमारे को, और SI यूनिट के अंदर kg होता है, तो हम इसको kg के अंदर अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो दिस इज 20/1000 kg। इससे इसको कैंसिल करें, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 50, मीन्स दिस इज 1/50 ग्राम, हाँ kg, सॉरी, दिस इज 1/50 kg। ठीक है, ये मास है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी u1 कितनी है? u1 इज इक्वल टू 0 है शुरू में, है ना। अच्छा, ऐसे ही हम मास ऑफ पिस्टल, पिस्टल का मास 2 kg दिया हुआ है, तो m2 इज इक्वल टू, हम 2 kg ले लें, और इनिशियली जब तक फायर नहीं हुआ तब तक इसकी वेलोसिटी u2 अगर हम लें तो u2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन मीन्स v1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, ये दी हुई है 150 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज 150 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। और v2 हमको निकालना है, वेलोसिटी ऑफ पिस्टल निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, नाउ वी कैन राइट बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, बाय law of conservation of momentum, यहाँ पे m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, m1 u1 मीन्स दिस इज 1/50 इंटू 0, क्योंकि u1 और v1 u2 दोनों 0 है, प्लस m2 दिस इज 2 kg इंटू 0 इज इक्वल टू m1 means 1/50 into v1, v1 दिया है 150, तो this is 150, and plus m2 means this is 2 kg into v2 हमको निकालना है। ठीक है, so this will cancel 3 times,
This is 0 plus 0 means this is 0. 0 is equal to 3 plus 2 into V2. Therefore, इसको इधर शिफ्ट किया तो -3 is equal to 2 into V2. Therefore, V2 will be equal to -3 upon 2 means this is minus 1.5 meters per second. ये वेलोसिटी से पिस्टल के अंदर रिकॉइल होगा या इतना झटका लगेगा इससे, ठीक है, इतना झटका लगने वाला है, ठीक। तो दिस इज वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। नेक्स्ट इज ए गर्ल ऑफ मास 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meters per second onto a stationary cart with frictionless wheels। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आइडियल कंडीशन ले रहे हैं, फ्रिक्शनलेस व्हील्स। तो एक लड़की जो 40 किलो की है वो कार्ट के ऊपर आके कूदी, है ना, वो कार्ट के ऊपर आके इस वेलोसिटी से कूदी विथ फ्रिक्शनलेस व्हील। द मास ऑफ द कार्ट इज गिवन 3 kg। व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग? assume that there is no external unbalanced force working on the horizontal direction। तो ये चीज दी हुई है ना, आइडियल कंडीशन दी हुई है। तो यहाँ पे अब हम लिखें ए गर्ल ऑफ मास। सो मास ऑफ द गर्ल, अगर ये m1 ले लें, m1 इज इक्वल टू 40 kg, ठीक है, विथ हॉरिजेंटल वेलोसिटी। तो u1 ये दिया हुआ है 5 meters per second, 5 meters per second, right? On a stationary cart, और mass of the cart, this is 3, मतलब m2 is equal to 3 kg और u2 is equal to 0। क्यों? क्योंकि जो कार्ट है जिसके ऊपर कूद रही है लड़की वो तो रुका हुआ है, उसके ऊपर जब कूदेगी तब वो दोनों सेम वेलोसिटी से चल देंगे आगे, है ना। तो यहाँ पे u2 is equal to 0। अब जब इसके ऊपर चल दिए तो आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी, है ना। तो v1 विल बी इक्वल टू v2 इज इक्वल टू, अगर हम सपोज कर लें v, क्योंकि हमको पूछा क्या हुआ है, व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार स्टार्ट मूविंग। तो यहाँ पे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 की जगह v है, प्लस m2 v2 की जगह भी v है, ठीक है। यहाँ पे सब वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हो गई 40 इंटू 5 प्लस m2, ये 3 है, 3 इंटू 0 इज इक्वल टू, इसमें से v हम कॉमन ले सकते हैं, m1 इज दिस इज 40, तो 40v और प्लस 3v means this is actually 200 is equal to 43v. So this will be v is equal to 200 upon 43. So when you will calculate this,
200 को 43 से डिवाइड करें 4 टाइम्स, सो दिस विल बी 12, 1 बचा और ये 17 अपॉन, हाँ दिस विल बी 8 एंड देन here 9 minus this is 2. पॉइंट लगाया तो एक 0 आ गया, ठीक है। अच्छा एंड यहाँ पे 8 और ये हो गया 2 और 6 times 6 if we take, so this will be so this will be approximately 4.6. Approximately this will be 4.6 meters per second. Meters per second. Approximate answer will be this, and the procedure is this. Then, from a rifle of mass 4 kg, a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 meters per second. Calculate the initial recoil velocity of the rifle. A rifle of mass M1 is equal to 4 kg. M2 is equal to, this is 50 gram, 50 gram. So 50 gram means this is 50 upon 1000 kg. This will cancel, this will also cancel, 1 upon 20. So this is 1 upon 20, right? And U1 will be equal to 0 and V1 U1 is equal to 0 and U2 is also equal to 0. Initially these are 0, ठीक है। And with initial velocity, so here from a rifle of mass this bullet of this is fired with an initial velocity of, so U1 is equal to, no, now here this is mass of, so V2 is given, means velocity of bullet is given 35 meters per second. Calculate the initial recoil velocity of rifle, means we want to find V1. V1 is equal to what? We want to find. So here by law of conservation of momentum, m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. ये 0 ये 0, क्योंकि u1 और u2 दोनों ही 0 दिए हुए हैं। ये v1 निकालना है। मास m1 is given 4 kg, तो m1 4 into v1 and m2 v2 mass m2 is 35 into 1 upon 20, right? तो यहाँ से 4v1 will be equal to this, ये 4 से और इधर डिवाइड कर दिया तो 4 into 20. Now we can cancel it, so this will be 7 upon 16 meters per second. This will be the recoil velocity, recoil of rifle.